तो स्टूडेंट्स आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक एल्केन्स। इसके लिए हम लोग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट आज से स्टार्ट करेंगे। क्या हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट आज से स्टार्ट होगा। इससे पहले हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, उसके लेक्चर्स आपने देखे होंगे। आज से हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्केन्स, और एल्केन्स में हम लोग बहुत ही डिटेल में जाएंगे। मैकेनिज्म भी लेंगे, जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी उसके मैकेनिज्म हम लोग जरूर लेंगे, साथ में कुछ कन्वर्जेंस भी करते जाएंगे। ठीक है ना। तो एल्केन्स को बेटा क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से पूरी होती हैं, वही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। एल्केन्स को वैसे हम लोग कॉमनली पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों कहते हैं ये भी बता दो। पता है? नहीं पता है? पैराफिन्स का बेटा मतलब होता है लेस रिएक्टिव या लो रिएक्टिविटी। लेस रिएक्टिव मतलब लो रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसी को हम लोग पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब ये होता है लो रिएक्टिव, क्योंकि एल्केन में सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? सिग्मा होते हैं। तो सिग्मा बॉन्डेड जितने भी बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो जाहिर सी बात सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी काफ़ी हाई होती है, तो वो जाहिर सी बात अपने आप को पाई बॉन्ड में चेंज करने की कोशिश नहीं करता है, या सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना भी थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए एल्केन्स काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें पैराफिन्स भी कॉमनली कहते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई मैंने आपको, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पैराफिन्स इन्हें कहा जाता है ड्यू टू लो रिएक्टिविटी। अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे बेटा पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन्स के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन्स के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन बनाने के हम लोग मेथड्स पे आएंगे। तो यार एल्केन के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। अब ये भी याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम पे होती हैं, उन्हें हम लोग नेम्ड रिएक्शन कहते हैं। तो एल्केन फॉर्म करने का जो पहला मेथड है वो बेटा हम लेने जा रहे हैं, एक नेम्ड रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। एल्केन बनाने का जो पहला मेथड है वो हम लेने जा रहे हैं वुड्स रिएक्शन, इसका नाम है। अब समझो जरा वुड्स रिएक्शन में होता क्या है। तो वुड्स रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, दो एल्काइल हैलाइड को, दो मॉलिक्यूल किसके लेंगे? एल्काइल हैलाइड के लेंगे, और इसकी बेटा रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम से। ड्राई ईथर सॉल्वेंट होता है इसकी प्रेजेंस में। अब इस ड्राई ईथर की इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये भी बाद में समझ में भी आएगा। और इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, दोनों एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन कर देना होता है। दोनों एल्किल ग्रुप को आपस में क्या करना होता है? कंबाइन कर देना होता है। अब आपने सोडियम लगाया, आर और आर आपस में आपने जोड़ दिया। उस रिएक्शन में आपको सिंपली दो एल्काइल ग्रुप को आपस में जोड़ना है, लेकिन कहानी यही थोड़ी अभी खत्म हो जाएगी। अभी तो जैसे स्टार्ट हुआ है मामला। दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल सेम टाइप के भी ले सकते हैं हम लोग, और दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल हम लोग डिफरेंट टाइप के भी ले सकते हैं। तो उस रिएक्शन में करेंगे कि हम दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लेंगे और सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम लोग एल्केन बनाएंगे। इसमें सिर्फ करना क्या है, एल्किल ग्रुप को आपस में कंबाइन कर देना होता है। ठीक है ना। अब ये एल्काइल ग्रुप प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा कि टर्सरी होगा, ये सब अभी आपस में अभी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब उस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ध्यान से सुनो, अगर हम उस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो यार उस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो दो तरह की होती हैं। पहली मैकेनिज्म तो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहली मैकेनिज्म क्या होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और दूसरी मैकेनिज्म क्या होती है? एनायनिक मैकेनिज्म या कार्बेनियन मैकेनिज्म। कार्बेनियन मैकेनिज्म मतलब क्या समझे? उस रिएक्शन की मैकेनिज्म या तो फ्री रेडिकल से आप करा सकते हो या कार्बेनियन फॉर्म करके भी करा सकते हैं हम लोग, और दोनों अभी आपको इसके प्रूफ देंगे।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकती है और कार्बेनियन मैकेनिज्म भी हो सकती है। देखो 99% केसेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन फ्री रेडिकल से हो सकती है उसके कार्बेनियन से होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम लोग मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होती है और कार्बेनियन मैकेनिज्म कैसे होती है फ्री रेडिकल इसकी वुड्स रिएक्शन की। दोनों मॉलिक्यूल हम सेम टाइप के लेंगे कि डिफरेंट टाइप के लेंगे, डिफरेंट लेंगे तो क्या होगा, सेम टाइप के लेंगे तो क्या होगा, अभी हम बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वुड्स रिएक्शन की। हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेटा पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। दिखाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होती है, इसको हटा देते हैं तब बात करते हैं। हमने बताया ना कि फ्री रेडिकल से भी रिएक्शन हो सकती है और कार्बेनियन के थ्रू भी रिएक्शन हो सकती है। तो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। मान लो बेटा आपने ये एक एल्काइल हैलाइड लिया RX, ठीक है ना। अब यार प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होगा अभी अपने आप सब कुछ क्लियर होता जाएगा। पहले एक सिंपल बात बताएं, ये आपने लिया सोडियम। अब आपको पता है कि सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ड्राई ईथर में और अपने आप को तो Na+ में चेंज कर लेगा और साथ में यार एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया मैंने। सोडियम प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए हमने ड्राई ईथर इस्तेमाल किया था। अरे ड्राई ईथर में क्या होगा, लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, तो वो क्या करेगा, सोडियम आयन को अट्रैक्ट कर लेगा कि ये जो ड्राई ईथर होगा अपने लोन पेयर के थ्रू सोडियम आयन से अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री, ये भाई साहब जाएगा सिग्मा बॉन्ड पर, इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड पे जाएगा। यही से बात है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और यही इलेक्ट्रॉन जो होगा इस एल्किल ग्रुप पे जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। RX मॉलिक्यूल्स पे सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, अटैक करने के बाद हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, मतलब X- तो निकल जाएगा और X- निकलने के बाद इस एल्किल ग्रुप पे एक इलेक्ट्रॉन जो मिला बाहर से, उसकी वजह से फ्री रेडिकल बन के तैयार है, ठीक है ना। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है ये यार आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा। ये जो फ्री रेडिकल बने हैं, अब एक थोड़ी होंगे, बहुत सारे होंगे। ये जो फ्री रेडिकल्स आपस में ये जो बने हैं इनको आपस में कंबाइन करा दिए तो क्या बन जाएगा, RR। जैसे आपने फ्री रेडिकल को आपस में कंबाइन कराया, एल्केन बन के तैयार, यही एल्केन RR का मतलब एल्किल ग्रुप जोड़ोगे तो एल्केन ही तो बना। बहुत सिंपल है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, एल्किल ग्रुप बनते हैं फ्री रेडिकल के फॉर्म में और ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके एल्केन फॉर्म करते हैं। लेकिन अब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं और ये फ्री रेडिकल कभी कभार डिसप्रोपोर्शनेट भी कर सकते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन का कॉन्सेप्ट मालूम है ना, रिडक्शन पढ़ाया गया होगा। डिसप्रोपोर्शन का मतलब सेम टाइप का ग्रुप या सेम टाइप का आयन, सेम टाइप का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। अब एक बात समझिए, ये जो बेटा हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, इसका ये जो एल्किल ग्रुप है, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। एल्किल ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग वुड्स रिएक्शन में जनरली टर्सरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी वो भी समझ में आएगा, ठीक है। एल्काइल ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ले सकते हैं लेकिन टर्सरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं, 5 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। अब एक बात समझिए, एल्काइल ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन का ऑर्डर होता है, बात समझना, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, इनका जो कॉम्बिनेशन का ऑर्डर होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑर्डर किसका, एल्काइल ग्रुप का, ये होता है 1 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री, लेस देन 3 डिग्री। इसका मतलब प्राइमरी फ्री रेडिकल में कंबाइन करने के चांस आपस में बहुत ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी फ्री रेडिकल में उससे कम और टर्सरी फ्री रेडिकल में कॉम्बिनेशन के चांस बहुत कम होते हैं। और ये भी बता दें यार, डिसप्रोपोर्शन का ऑर्डर क्या होता है, सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। एल्काइल ग्रुप के फ्री रेडिकल जो बन रहे हैं, इनका यार डिसप्रोपोर्शन का ऑर्डर क्या होता है,
टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एक एक बात दिमाग में रखना, अगर हमने फ्री रेडिकल बनाए तो उनके कॉम्बिनेशन का ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और डिसप्रोपोर्शनेशन का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। डिसप्रोपोर्शन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है। अगर टर्सरी फ्री रेडिकल है तो डिसप्रोपोर्शनेट करना ज़्यादा पसंद करेगा और कॉम्बाइन करना कम पसंद करेगा, ये बात दिमाग में रखना। तो इसलिए डिसप्रोपोर्शन, इस एल्किल ग्रुप का डिसप्रोपोर्शन भी हो सकता है, और जब एल्किल ग्रुप का डिसप्रोपोर्शन होगा तो एक एल्केन बनेगा और एल्कीन बनेगा। अब कैसे होगा ये भी बताते हैं, पहले आप इतना नोट कर लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। कॉम्बिनेशन का ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी दिमाग में रखना, और डिसप्रोपोर्शन का ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक। अब ये तो बहुत आसान मैकेनिज्म थी। एल्किल इलेक्ट्रॉन गया सोडियम से निकल के एल्काइल हैलाइड पर अटैक किया, अटैक करने के बाद उसने क्या किया, फ्री रेडिकल बनाया। फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर गए और कंबाइन करने के बाद उसने क्या बना लिया, एल्केन बना लिया। लेकिन उस एल्केन में कार्बन का नंबर जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप आपस में अपने सेम टाइप के जोड़े थे। अभी डिफरेंट वाले मॉलिक्यूल बाद में लेंगे, ठीक है। अब जरा समझो, मान लिया बेटा हमने आपसे कहा ये लिखा है C2H5Cl, बहुत आसान है। C2H5Cl लिया, कभी आप फ्लोराइड नहीं लोगे, क्योंकि फ्लोराइड नहीं लिए जाते हैं, बताते हैं बाद में क्यों। भी आप इधर एल्किल क्लोराइड ले सकते हो, ब्रोमाइड ले सकते हो और आयोडाइड ले सकते हो। आपने C2H5Cl लिया, आपने यहाँ सोडियम लगाया, ड्राई ईथर लगाया, जाहिर सी बात है C2H5 बनेगा। पहले क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन गया होगा, इलेक्ट्रॉन ने इस बॉन्ड को तोड़ा होगा, C2H5 फ्री रेडिकल बने होंगे। अब सुनो जरा, अब ये C2H5 फ्री रेडिकल तो यार प्राइमरी फ्री रेडिकल है ना। अब ये जो प्राइमरी फ्री रेडिकल है, इसके कंबाइन करने के चांस, प्राइमरी फ्री रेडिकल के कंबाइन करने के चांस काफी ज्यादा है। आपस में कंबाइन करेगा तो यही C2H5 बन जाएगा, मतलब C4H10 बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन बन के तैयार, ठीक है ना। लेकिन इसके बहुत थोड़े से चांस कॉम्बिनेशन के भी हैं, क्योंकि प्राइमरी है इसलिए इसके डिसप्रोपोर्शन के भी हैं। ये कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन अगर हम इसको डिसप्रोपोर्शनेट कराएं तो यार डिसप्रोपोर्शनेट कैसे कराएंगे, C2H5 आपने लिया, अब आपको करना है क्या, इससे एक हाइड्रोजन, ध्यान देना, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसको दे दिया आपने, तो ये बन जाएगा C2H6। हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया है, रिडक्शन हो गया, इससे हाइड्रोजन निकाल दिया है, बन जाएगा C2H4। इसका क्या हो गया है, ये दो C2H4 इससे हाइड्रोजन निकला है तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसने हाइड्रोजन लिया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब सुनो, एल्केन बना, C2H4 बना, लेकिन ये प्रोडक्ट माइनर मानेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि प्राइमरी फ्री रेडिकल में डिसप्रोपोर्शन के चांस बहुत कम होते हैं ना, इसलिए ये जो प्रोडक्ट बनेंगे वो माइनर होंगे। लेकिन बाई चांस कभी ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा सवाल भी आ सकता है कि अगर एल्काइल हैलाइड आपसे बोलेगा C2H5Cl की ओर से एक्शन कराई गई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी फॉर्म्ड। सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मे बी फॉर्म्ड या कैन बी फॉर्म्ड, तो इसका आंसर होगा 3। 1 एल्केन विल बी मेजर, 1 प्रोडक्ट विल बी मेजर, दैट विल बी ब्यूटेन, और 2 प्रोडक्ट बेटा साइड वाले भी बनेंगे, C2H6 एंड C2H4, लेकिन ये इतने कम मात्रा में होते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो 3। अगर आपसे पूछता है कि मेन प्रोडक्ट बताओ तो मेन प्रोडक्ट तो एक ही होगा। बाई चांस आपको एथेन और एथीन ऑप्शन बना दिया हो तो अंडरस्टूड ब्यूटेन ही करना है आपको, ब्यूटेन ही मेन प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट है मतलब, और ये प्रोडक्ट क्या है, साइड प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये डिसप्रोपोर्शन हुआ, ठीक है। ये तो हमने प्राइमरी वाला लिया था, अब हम सेकेंडरी वाला लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, एल्काइल हैलाइड जो लिया उसमें बेटा आपने एल्काइल ग्रुप क्या कर दिया, सेकेंडरी कर दिया, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप कर दिया आपने। मान लिया ले लिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन। अभी हम सेम टाइप का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, आपने 2 मॉलिक्यूल लिए, हालांकि 2 लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, इतना सब नहीं चलता। आपने ये लिखा सोडियम, यहाँ लिखा ड्राई ईथर। अब जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन निकलेगा सोडियम से, जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, फ्री रेडिकल बनेगा ये वाला, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट बेटा क्या बनने वाला, ये ध्यान से सुनना,
कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं, आप एक फ्री रेडिकल आपने ये बना ही लिया और दूसरा फ्री रेडिकल क्या करो, इसके नीचे बना दो। अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से जोड़ना ही तो है, दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो भाई ये बॉन्ड बन ही जाएगा। आपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हटाया, बीच में बॉन्ड बना दिया, क्या बन गया 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक्सेन ना बोल देना, 2 क्लोरोब्यूटेन लिया हमने, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लिया है, तो आपको एल्केन जो मिलेगा वो 6 कार्बन के एल्केन तो होगा, लेकिन 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है ये, ठीक है ना, पता ही है आपको। अब सुनो जरा, इसमें बेटा जो फ्री रेडिकल बना वो ये बना। अब जाहिर सी बात, इन दोनों फ्री रेडिकल को आपस में आप कंबाइन करा दिए। अगर आपने दोनों फ्री रेडिकल को आपस में कंबाइन कराया तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बन गया, ये तो कॉम्बिनेशन से हुआ। लेकिन यार ये दोनों फ्री रेडिकल डिसप्रोपोर्शनेट भी हो सकते हैं। ये दोनों फ्री रेडिकल अगर आपने डिसप्रोपोर्शनेट कराया तो आपने इसका H फ्री रेडिकल इसको भेजा, ये बन गया प्रोपेन और ये बन गया प्रोपीन। समझ में बात आई? डिसप्रोपोर्शन करा दिया आपने। अब तुम कहोगे सर इसमें मेन प्रोडक्ट कहाँ मानेंगे? इसमें मेन प्रोडक्ट हम अभी ऊपर वाला ही मानेंगे, एल्केन। ये प्रोडक्ट क्या है, साइड प्रोडक्ट है या माइनर प्रोडक्ट है। इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल जब तक आप लोगे, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जब तक आप लोगे, तब तक मेन प्रोडक्ट वही होगा जो कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसका मतलब मेन प्रोडक्ट ये कॉम्बिनेशन से बनना है। अभी भी ये प्रोडक्ट क्या है, साइड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अभी भी ये प्रोडक्ट क्या है, साइड प्रोडक्ट है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जब तक आप लेंगे तब तक मेन प्रोडक्ट एल्केन जो होता है कॉम्बिनेशन से बना, तो जो बनेगा वही मेन प्रोडक्ट होगा। वही आंसर में आमतौर पे 99% दिया भी होता है। लेकिन कभी कभी कुछ परेशान कर लें, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द वुड्स रिएक्शन ऑफ 2 क्लोरो या 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो उसका आंसर तो अब 3 हो जाएगा। एक तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा, एक तुम्हारा ये प्रोपेन बनेगा और एक तुम्हारा प्रोपीन भी बनेगा। लेकिन वो साइड प्रोडक्ट में आते हैं, ठीक है ना, सो नोट कर लीजिए। अब यार आपको ये भी बताना पड़ेगा हमें कि रिएक्शन कार्बेनियन से कैसे होती है। चलो अच्छा पहले टर्सरी वाला ले लेते हैं, फिर कार्बेनियन पे आते हैं। अब तुमने कहा सर टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए आप। तो अगर यार हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग केस आने वाला है। क्या आने वाला है बताता हूँ। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में जो केस आएगा वो बड़ा मजेदार होगा। मान लिया आपने ये ले लिया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, कोई भी ले सकते हो, बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे लेंगे। आपने ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया, सोडियम और ड्राई ईथर लगाया, तो फ्री रेडिकल तो बनना ही बनना है, ठीक है ना। ये वाला फ्री रेडिकल तो बनना ही बनना है। यहाँ पर पहले हम फ्री रेडिकल बनाते हैं, प्रोडक्ट बाद में बनाते हैं। ये आपने फ्री रेडिकल बना लिया, ये आपने फ्री रेडिकल बना के तैयार कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन आया और ये फ्री रेडिकल बन गया। अब यार ये तो टर्सरी फ्री रेडिकल है ना यार, ये टर्सरी फ्री रेडिकल है। टर्सरी फ्री रेडिकल में आपस में कंबाइन करने के चांस कम होते हैं, मैंने बताया था ऑर्डर। टर्सरी फ्री रेडिकल में डिस्प्रोपोर्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। चलो फिलहाल हम पहले इसको कंबाइन तो कर ही लें। अब कंबाइन करने का तरीका क्या, आपने दोनों फ्री रेडिकल आमने सामने लिखे और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से जोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भाई इस तरह का बन जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट बन के तैयार, ठीक है ना, दोनों आपस में जोड़ दिया। लेकिन यार ये तो कॉम्बिनेशन हुआ ना, ये तो इसका कॉम्बिनेशन से हमने बनाया एल्केन। अब अगर हम इसी का डिसप्रोपोर्शन करा दें, और जिसके चांस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि टर्सरी फ्री रेडिकल डिसप्रोपोर्शनेट करना चाहता है, तो जाहिर सी बात इसके हाइड्रोजन को इसको दिलाओ, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को दिलाओ, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो ऐसा प्रोडक्ट दो मिले आपको, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इधर बन जाएगा बेटा CH3 और ये CH3 ये है आइसोब्यूटेन और ये आइसोब्यूटीन, ये एल्केन है, इसका नाम आइसोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये तो पता ही, तो ये तो क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन 1 है। ये आइसोब्यूटीन भी बोल सकते हो, इसे आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हो। इस बार ये प्रोडक्ट होंगे मेजर और ये प्रोडक्ट होगा साइड।
अभी जब हम लोग कार्बेनियन के मैकेनिज्म लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग कार्बेनियन के मैकेनिज्म लेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपने वुड्स रिएक्शन में टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया, सुन लो क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने वुड्स रिएक्शन में टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया तो डिसप्रोपोर्शन के चांस ज़्यादा होते हैं और कॉम्बिनेशन के चांस कम होते हैं। इसलिए और एल्केन मेन वही माना जाता है जो कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका मतलब इसमें ये प्रोडक्ट साइड हो जाएगा। इसलिए हम लोग वुड्स रिएक्शन में टर्सरी फ्री रेडिकल का इस्तेमाल अवॉइड करते हैं, आमतौर पर नहीं लेते हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने अपने बुक में एक क्वेश्चन में ये इससे ये बना रखा है, लेकिन वो साइड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये इसमें बनेंगे। तो ये बात अभी तक आपको समझ में आई कि वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। फ्री रेडिकल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बन सकते हैं। अगर प्राइमरी सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना तो मेन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से बनेगा, और अगर टर्सरी फ्री रेडिकल लिया तो मेन प्रोडक्ट डिसप्रोपोर्शन से बनेगा, ठीक है ना। अब जरा आपको हम कार्बेनियन की मैकेनिज्म भी बेटा बता देते हैं, है ना। अभी मैंने बताया था ना कि जो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल से हो सकती है उसके ज़्यादातर चांस कार्बेनियन के थ्रू होने के भी होते हैं। तो हम दूसरी मैकेनिज्म जो ले रहे हैं वो एनायनिक मैकेनिज्म है। अब एनायनिक बोलो या कार्बेनियन मैकेनिज्म बोलो, कार्बेनियन भी तो एनायन ही है ना, कार्बेनियन मैकेनिज्म। अब वुड्स रिएक्शन कार्बेनियन के थ्रू कैसे होती है जरा ये समझिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मान लो बेटा आपने क्या किया, ये एल्काइल हैलाइड लिया, वही सोडियम लिया, ड्राई इथर लिया, तो लेंगे हम। अब यहां पर एक सोडियम नहीं, दो सोडियम हम मान के चल रहे हैं, दो सोडियम लिया और जाहिर सी बात जब आयोनाइज होगा तो दो सोडियम प्लस बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन हमने रिलीज करा है। अभी जितने सोडियम चाहो उतने ले सकते हो यार, हमें वहां एक का काम था इसलिए एक ले लिया था, यहाँ दो का काम दो ले लिया, दो सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब देखो जरा क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए एल्काइल हैलाइड के सिग्मा बॉन्ड पर अटैक किया, और सिग्मा बॉन्ड पर अटैक करने के बाद एक्स तो निकल ही जाएगा, और आर पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन आने पे चार्ज क्या आता है, माइनस। ये क्या बन के तैयार, कार्बेनियन। दो इलेक्ट्रॉन गए एल्काइल हैलाइड के सिग्मा बॉन्ड पर अटैक किया, हाइड्रोजन निकल गया, एक्स माइनस निकला, और दोनों इलेक्ट्रॉन इस एल्किल ग्रुप को मिले, तो यही से बात है पूरा लोन पेयर दिख रहा है। लोन पेयर दिखने का मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यही बेटा क्या है, कार्बेनियन है। अब तुम कहोगे ये कार्बेनियन क्या करेगा, अब सुनो, ये जो कार्बेनियन बना है वो एल्काइल हैलाइड के सेकंड मॉलिक्यूल पे जाके अटैक कर देगा। अब तो समझ रहे होगे, ये कार्बेनियन जाएगा, अब एल्काइल हैलाइड पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, तो आर माइनस जाएगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक्स माइनस निकलेगा, आर पे प्लस आएगा, प्लस माइनस जोड़ दो क्या बन जाएगा, आर आर, क्या बन गया, लो एल्केन बन गया। ये कार्बेनियन वाली मैकेनिज्म है, ये कार्बेनियन वाली मैकेनिज्म। आर माइनस बना, आर माइनस ने एल्काइल हैलाइड पे सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक किया, और अटैक करने के बाद एक्स माइनस निकाला, आर प्लस बना, आर प्लस आर माइनस जोड़ दो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ये कार्बेनियन की मैकेनिज्म होती है। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या प्रूफ है कि कार्बेनियन की मैकेनिज्म होती है, क्या प्रूफ है कि कार्बेनियन की मैकेनिज्म होती है, केवल फ्री रेडिकल वाली ही मैकेनिज्म क्यों नहीं होती है, केवल फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म क्यों नहीं होती है ना, ये इसकी जरूरत क्या पड़ गई। तो कार्बेनियन मैकेनिज्म पाई जाती है, इसका एक हम एविडेंस आपको देंगे, एक तुम्हें प्रूफ देंगे, तुम दिमाग लगा पाओ तो लगाओ कि क्यों कार्बेनियन वाली मैकेनिज्म भी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ साथ कार्बेनियन मैकेनिज्म भी हो सकती है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं हम आपको, एक छोटी सी बात बताते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कार्बेनियन मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट करती है। ये बताते हैं, फिलहाल इसको नोट करिए आप। तो कार्बेनियन मैकेनिज्म बहुत सिंपल हुआ, दो इलेक्ट्रॉन गए एल्काइल हैलाइड पे अटैक किए, कार्बेनियन बनाए, कार्बेनियन ने क्या किया, दूसरे एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक किया, एल्केन बन के तैयार हो गया। तो मेन प्रोडक्ट यही हुआ, ठीक है ना। सेकेंडरी होगा तब भी ये बन सकता है, लेकिन जब टर्सरी होगा तो यार प्रॉब्लम आएगी। प्राइमरी जब तक ये कार्बेनियन प्राइमरी 1 डिग्री और 2 डिग्री है तब तक तो ऐसा एल्केन आपको मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया कार्बेनियन मैकेनिज्म में, तो देखना क्या होने वाला है। अगर आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया तो देखना जरा क्या होने वाला है। अब टर्सरी एल्काइल हैलाइड हम लेके आपको दिखा देते हैं।
अब आपने क्या किया, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लिया, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया, सोडियम और ड्राई ईथर लगाया आपने। पहले मैकेनियम की बात करें, 2 सोडियम लिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले भाई साहब। सोडियम तो ड्राई ईथर से स्टेबलाइज हो ही जाएगा बाद में, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन है, ड्राई ईथर के पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी होते हैं, पता ही लोन पेयर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा, और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के बाद बेटा ये कार्बेनियन बन गया, टर्सरी कार्बेनियन बन गया। ये टर्सरी कार्बेनियन बना, हालांकि ये हाईली अनस्टेबल कार्बेनियन है। आपको पता है कि कार्बेनियन पे 3 प्लस आई ग्रुप लगे तो ज़्यादा स्टेबल तो होना नहीं है। ये बेस भी है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेस होगा ही होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि जब इसका हम एसिड बनाएंगे तो वीक बनेगा ना। मान लिया आपने C- पे एक एचाइन जोड़ दिया तो आइसोब्यूटेन बन जाएगा, तो आइसोब्यूटेन तो बहुत ही वीक एसिड हुआ, और वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, पढ़े होगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, है ना। वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस का काम एलिमिनेशन कराना भी होता है। बेस का काम एलिमिनेशन कराना होता है, वो भी टर्सरी है, ध्यान देना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये दूसरे मालिक्यूल पे गया, यही कार्बेनियन जो आया वो इसी टाइप के दूसरे एल्किल हैलाइड के मालिक्यूल पे पहुंचा। अब क्या जानते हो क्या होगा, अब ये इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद यहाँ प्लस नहीं लाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और आपको पता है कि बेस का काम क्या होता है, एलिमिनेशन कराना। तो वो क्या करेगा, यहाँ से हैलोजन हटाएगा, शेटजेब रूल, और यहाँ से H हटा दोगे तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटीन, 2 मिथाइल प्रोपिन 1 बन गया। इसका मतलब टर्सरी एल्किल हैलाइड यहाँ भी सुटेबल नहीं हुए। टर्सरी एल्किल हैलाइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी सुटेबल नहीं थे, और टर्सरी एल्किल हैलाइड यहाँ पर भी सुटेबल नहीं हुए। अगर आपने टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है वो क्या करेगा, उसे एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, उसे एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, बात खत्म। तो ये बेटा कार्बेनियन की मैकेनिज्म थी। अब हमने अभी तुमको एक पॉइंट बताया था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही केवल क्यों नहीं होती है, क्या प्रूफ है कि कार्बेनियन मैकेनिज्म भी होती है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया, हमारा काम तो सिर्फ बताना है ना। साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, वुड्स रिएक्शन में उन्होंने क्या किया, वुड्स रिएक्शन में ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया। आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, याद आया। 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनपेयर्ड, पाई स्टार 2p में, पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है अनपेयर्ड। तो ऐसे तो हम लोग जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसके हिसाब से ऑक्सीजन ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाओगे तो पैरामैग्नेटिक नहीं हो पाएगा ना। आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, तो हम लोग इसको ऐसे दिखा रहे हैं, इसमें कोई बुराई थोड़ी है, ऐसे दिखा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐसे भी दिखा सकते हैं, इससे ये भी पता चल रहा है कि O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो जाहिर सी बात है ये वाला इलेक्ट्रॉन तो अपने आप को यार पेयर करना चाहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर करना चाहेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को पेयर करना चाहेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर करना चाहते हैं। अब आपने क्या किया, वुड्स रिएक्शन में इस ऑक्सीजन को यार ऐड कर दिया, तो वुड्स रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, सुन लो, वुड्स रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, वो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, ऑक्सीजन ने ट्रैप कर लेगा। मतलब ये जो ऑक्सीजन एटम है वो फ्री रेडिकल से जाकर के एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कंबाइन कर जाएंगे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन था कंबाइन। तो जब फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन को तो भाई बंद हो जाना चाहिए, इसीलिए ऑक्सीजन को बोला जाता है फ्री रेडिकल ट्रैपर। फ्री रेडिकल ट्रैपर होता है ऑक्सीजन। पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यार, वरना फिर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। ये दिमाग में थोड़ी रखना है कि एग्जाम में हमेशा आसान सवाल आएगा, आपको तो जो मैक्सिमम लेवल है वो लेके जाना है। अब एग्जाम में कैसा आता है वो तो अलग बात हो गई। तो ऑक्सीजन क्या है, फ्री रेडिकल ट्रैपर है। ये ऑक्सीजन ने क्या किया, जो फ्री रेडिकल बनेंगे वुड्स रिएक्शन में उनसे कंबाइन कर जाएगा, और जब फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन बंद हो जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने देखा यार रिएक्शन बंद ही नहीं हुई।
ऑक्सीजन डालने के बाद भी वुड्स रिएक्शन होती रही, तो लोगों ने फिर साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा इसका मतलब यार फ्री रेडिकल तो हमने यहाँ पे यूज़ करवा दिए, फिर भी रिएक्शन क्यों हो रही है? तो लोगों ने कहा इसका मतलब है कार्बेनियन के थ्रू रिएक्शन चल रही होगी। अब कार्बेनियन को थोड़ी ट्रैप कर लेगा ये, अरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कार्बेनियन को थोड़ी ट्रैप कर लेगा, ये तो फ्री रेडिकल जो बने उनको ट्रैप कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। तो इसका मतलब एक ये एविडेंस है कि अगर हम ऑक्सीजन डाल दें वुड्स रिएक्शन में तो आपसे पूछेगा रिएक्शन बंद होगी कि नहीं बंद होगी? नहीं बंद होगी, कायदे से तो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन बंद नहीं होगी, क्योंकि ये वो एक जो रिएक्शन होती है एक अपना सब्स्टिट्यूट रास्ता निकाल लेती है। और रास्ता क्या है? थ्रू कार्बेनियन। तो इसका मतलब अब जो रिएक्शन होती है वो कार्बेनियन के थ्रू हो जाती है, ठीक है ना। अब जो रिएक्शन होती है वो बेटा कार्बेनियन के थ्रू हो जाती है, कार्बेनियन के थ्रू हो जाती है। ये प्रूफ है कि वुड्स रिएक्शन केवल फ्री रेडिकल से नहीं कार्बेनियन के थ्रू भी होती है। तो अगर हम वुड्स रिएक्शन में ऑक्सीजन डाल दें तो भी वो रिएक्शन बंद नहीं होगी। यद्यपि ऑक्सीजन ने फ्री रेडिकल को कंबाइन करा लिया अपने आप से, लेकिन रिएक्शन क्यों नहीं बंद हुई? क्योंकि रिएक्शन में प्रोसीड थ्रू कार्बेनियन आयन। ये प्रूफ है कि वुड्स रिएक्शन जो होती है वो कार्बेनियन से भी हो सकती है, ठीक है। इसको नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ नए पॉइंट जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा क्लास करने पर। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने कार्बेनियन आयन की मैकेनिज्म लिया, फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म लिया। अब हम लोग मैकेनिज्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक बात ये भी याद रखना, वुड्स रिएक्शन में अभी हमने 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल इस्तेमाल नहीं किए हैं। वैसे 99% केसेस में वुड्स रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के लेते हैं, ताकि एल्केन जो बने वो सिमेट्रिकल एल्केन बने। वुड्स रिएक्शन मेनली सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए दी गई थी। अब तुम कॉम्बिनेशंस बना लोगे तो बहुत सारे बनेंगे, वो सब ज़्यादातर साइड प्रोडक्ट ही होंगे। अब जाहिर सी बात, एक से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे तो परसेंटेज तो घटता जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन का मेन टारगेट यही था कि रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन बनाए जाएं। तो 99% केसेस में सेम टाइप के एल्केल हैलाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग डिफरेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब हम लोग मैकेनिज्म की बात तो करेंगे नहीं। अब तो समझिए कि या तो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल से होगी या किससे होगी? कार्बेनियन के थ्रू होगी। टर्सरी कार्बेनियन बनेगा तो एलिमिनेशन करवा देगा वो, ठीक है ना। आप जरा समझिए, अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, वुड्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम से कम एक से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इंट्रामॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल लिया जाता है। इंटर का मतलब भी होता है विद इन, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल अगर एक ही है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते थे, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते थे। तो कई बार हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन भी कराएंगे। तो पहले तो हम स्टार्टिंग कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, आप अपना दिमाग ले आइएगा, थोड़ा सा टाइम देंगे आपको, है ना। पहले हम एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लिखेंगे और आपको बताना है कि कौन सा एल्केन फार्म होगा। बहुत ही आसान टाइप की पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर धीमे धीमे लेवल बढ़ाते जाएंगे। मान लिया बेटा, आपसे अब ये भी ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है कि डिस्प्रोपोर्शन हो रहा है, ये सब आपको अपने आप ये दिमाग लगा लेना है। मान लिया बेटा, हमने लिखा CH3, यहाँ लिखा हमने CH3, ये लिख दिया हमने CH2Cl, और आपसे मैंने कहा जरा इसकी आप वुड्स रिएक्शन कराइए, सोडियम और ड्राई ईथर लगाइए। तो जाहिर सी बात यार, ये Cl हटाओगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाओगे। फ्री रेडिकल वैसे प्राइमरी है, हालांकि अगर ये चाहे तो रीअरेंज होकर के टर्सरी फ्री रेडिकल में भी चेंज हो सकता है, लेकिन हम रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। सीधे सीधे आपको इसको कंबाइन करा देना, और कंबाइन करा दोगे तो यार जाहिर सी बात है दोनों ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे, है कि नहीं। दोनों जो होंगे ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे। 4 कार्बन है ना, एक कार्बन कम है। ये लिखा हमने CH2, ये लिखा CH, यहाँ CH3, यहाँ पे CH3, ये एल्केन बन गया। सिमेट्रिकल एल्केन है, बीच से आप इसको 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आप चाहे तो इसका डिस्प्रोपोर्शन भी करा सकते हो, हालांकि उसके चांस कम होंगे। अगर आपने डिस्प्रोपोर्शन करा है तो जाहिर सी बात है एक एल्कीन बनेगी, डिस्प्रोपोर्शन कराने पर एक एल्कीन बनेगी, और एक क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। एक एल्केन बन सकता है और एक एल्कीन बन सकती है। समझ जाओ एल्केन क्या बनेगा? एल्केन तो यही बन जाएगा यार, CH3, यहाँ पे CH3 कर दो। अगर आपको एल्कीन बनानी है तो क्या करना होगा?
एक एच हटा दो, एक यहाँ से हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ेगा ना, तो डबल बॉन्ड आज इस हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसी एल्कीन बन जाएगी, लो एल्कीन बन जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्रोपोर्शन के थ्रू है, ये किसके थ्रू है, कॉम्बिनेशन के थ्रू है। यहाँ भी हम कॉम्बिनेशन को ही मेन मान के चलेंगे, प्राइमरी फ्री रेडिकल था ना, रीअरेंजमेंट नहीं कराना है इसमें आपको। तो ये तो पहला एग्जाम्पल था। ऐसे हजारों एग्जाम्पल बनाया ऐसा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल बना सकते, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें लगते हैं, होते तो नहीं हो, कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें लगते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, मान लिया आपने यार ओट्स रिएक्शन में, अभी हमने कॉम्बिनेशन वाली देखी, वो डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड वाले क्वेश्चन नहीं लिए, लेंगे धीमे धीमे। दूसरा क्वेश्चन, मान लो बेटा आपसे मैंने कहा, ऐसे कहा यहाँ पे लिखा हुआ है ये Cl और यहाँ पे लिखा हुआ है ये Cl, आपने क्या किया, सोडियम और ड्राई ईथर लगा दिया। उसने कहा एल्केन बताओ क्या बनेगा, कुछ नहीं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से फ्री रेडिकल बनाएगा और इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से फ्री रेडिकल बनाएगा। अब एक बात दिमाग में रखिएगा, एक मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन थे ना, तो आपको 2 मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं है। जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन है तो फिर 2 मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर हो गई, इसका मतलब ये रिएक्शन जो हो गई इंट्रामॉलिक्यूलर ओट्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएगी। और ये याद रखना, इंट्रामॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होती हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर से काफ़ी फास्ट होती हैं। रेट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर मोर देन रेट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। दिमाग में रखना, ये पॉइंट हो गया। तो जाहिर सी बात है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन तो बहुत फास्ट होना, कुछ नहीं करना है आपको, इस फ्री रेडिकल को आपस में कंबाइन कर देना, 1 2 3 4। तो जब ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन करेंगे तो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। अब इसमें डिस्प्रोपोर्शन करने के चांस थोड़ी होंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होने के चांस इंटरमॉलिक्यूलर से बहुत फास्ट होते हैं। क्या करना आपको, एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में बॉन्ड बनाओ, तो सिग्मा बॉन्ड बनाओगे तो साइक्लोब्यूटेन बनेगा, ऐसे साइक्लोपेंटेन भी बन जाएगा, कभी कभी साइक्लोहेक्सेन भी बन जाएगा। तो ये बेटा ओट्स रिएक्शन में दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है ना, नोट कर लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं धीमे धीमे, ठीक है, कैसा भी एग्जाम्पल होगा। अच्छा, कभी कभी हम क्या करेंगे, कुछ आपको कंपाउंड दे देंगे, पूछेगा कौन सा ओट्स रिएक्शन से नहीं बनेगा, तो आप उसमें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से देखना कि कौन कॉम्बिनेशन से बन सकता है, कौन कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी कराएंगे आगे हम, आज तो मैंने स्टार्ट किया, अभी बहुत सारे कराए जाएंगे आपको, है ना। थर्ड, मान लो बेटा आपसे मैंने कहा ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। आपसे हमने कहा ये ऐसा मॉलिक्यूल लिया मैंने, ठीक है ना, क्यूब जानते हो, अगर सॉलिड स्टेट में पढ़े होगे क्यूब को बनाना तो आता ही है। ये हमने, इस मॉलिक्यूल का नाम ऐसा होता है क्यूबेन, इसे क्यूबेन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो उसके कुछ शॉर्ट वाले नेम रखे जाते हैं, वो भी IUPAC सपोज किए जाते हैं, ऐसे हमें क्यूबेन बोलते हैं। मान लिया बोला ओट्स रिएक्शन से ये कैसे बनेगा, तो जाहिर सी बात, पहले यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं। मतलब मैंने ऐसे सेम बनाया, मतलब ऐसा आपको बना के दे सकता है, ठीक है ना। आपने बॉन्ड हटाया, यहाँ लगा दिया बेटा Cl, इस कार्बन से जोड़ते हुए लगा दिया आपने Cl, अब इस वाले कार्बन से जोड़ते हुए लगा दिया Cl, लगा जो Br लगाओ, लगा दिया Cl। अब जाहिर सी बात, जैसे ही तुम सोडियम और ड्राई ईथर लगाओगे, ये Cl हटेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, ये Cl हटेगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेगा। अब तुम कहोगे आपने तो बताया था, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, यहाँ अटैच है, यहाँ अटैच है, ये तो सेकेंडरी है। टर्सरी भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में टर्सरी वाले फ्री रेडिकल भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। अब करना क्या तुम्हें, इन दोनों फ्री रेडिकल को आपस में कंबाइन कर दो। तो जब इस वाले आप फ्री रेडिकल के इस वाले फ्री रेडिकल को आपस में कंबाइन करोगे तो क्यूबेन बन जाएगा। तो ये भी एक ओट्स रिएक्शन है। इसका मतलब ये इंट्रामॉलिक्यूलर ओट्स रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है। ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर ओट्स रिएक्शन है, ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल है। बहुत सारे लेंगे, हाँ तो स्टार्ट किया मैंने।
ये लिखा है फोर्थ। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग केस लेते हैं बेटा। बाई चांस ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएंगे कंफ्यूज। यहाँ हमने बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया है। अब आपसे बोला जाएगा अगर हम इसकी यार ओट्स रिएक्शन कराएं, अगर हम इसकी ओट्स रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा। फिर हमने वही ड्राई ईथर और सोडियम लगाया, तो पता ही तुम्हें। अब सुनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है वैसे इसमें। ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, इसने ये फ्री रेडिकल बनाया। अब तुम कहोगे सर ये इंट्रामॉलिक्यूलर होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर होगी, तो भाई साहब ये इंट्रामॉलिक्यूलर ही होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड पे तो अटैक कर सकता है ना। यहाँ पे CH2 है, ध्यान रखना, ये CH है, ये क्या है, CH2 है। तो अगर ये फ्री रेडिकल अपने ही मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड पर अटैक करे और मान लिया आपने पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ा, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसके हाइपर कंजुगेशन कम बनेंगे। और अगर पाई बॉन्ड आपने ऐसे तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इससे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो काफ़ी स्टेबल बनेगा। इसका मतलब आपको वो फ्री रेडिकल बनाना है जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो हमने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को ऐसे, तुम कहोगे सर ऐसे तोड़ते तब भी यही होता है। अगर ऐसे तोड़ते तब भी यही होता है, मैं बता रहा हूँ। इस वाले कार्बन से ये फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा, इससे नहीं कंबाइन करेगा। ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ से, क्योंकि इसके हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होंगे, इसके कम होंगे। अब सुनो जरा क्या होगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गए ना पाई बॉन्ड टूटने के बाद। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में कंबाइन कर जाएगा, तो आपको 6 मेंबर्ड रिंग भाई साहब ऐसी मिल जाएगी। ये 6 मेंबर्ड रिंग मिल गई, लेकिन इस कार्बन पे ये CH2 फ्री रेडिकल अभी पड़ा हुआ है। क्या समझे? इसका मतलब है ये जो पहला फ्री रेडिकल बना है वो इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म से बना है। लेकिन अब यार ये फ्री रेडिकल क्या कहते हो, ये तो प्राइमरी फ्री रेडिकल है। इसका मतलब इस कार्बन का फ्री रेडिकल ने क्या किया, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आया, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आया। चूंकि ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल, इससे आपने इसको आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 6 मेंबर रिंग बन गई। तो ऐसे बना सकते हो। और इसी कार्बन पे ये वाला CH2 फ्री रेडिकल तो पड़ा रहेगा ना। अब ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि ओट्स रिएक्शन में प्राइमरी फ्री रेडिकल के आपस में कंबाइन करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या करेगा, इसी टाइप के दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाएगा, इसी टाइप के दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाएगा। अब समझ जाओ कंबाइन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बना। कंबाइन करने के बाद भाई साहब प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, ये 1 2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल एथेन। समझ में आई कोई बात? कितना जबरदस्त था ये। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लोग थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आपको मैकेनिज्म लेके चलनी है। जिसको मैकेनिज्म आती है वो आदमी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैकेनिज्म पे हमेशा जोर दिया करो, ज़्यादा रट्टा वट्टा मारने पे ज़्यादा जोर तुम्हें देना नहीं है। कितना आसान था ये। आपने क्या किया, पहले इंट्रामॉलिक्यूलर करके आपने फ्री रेडिकल बनाया। चूंकि ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल में डिस्प्रोशन के चांस तो बहुत कम होते हैं ना, कॉम्बिनेशन के चांस है। तो अपने ही टाइप के सेम टाइप के फ्री रेडिकल से कंबाइन करके ये इस तरह का प्रोडक्ट बना लेगा। अब इसका IPC नेम तो बना ही लोगे, 1 2 डाइसाइक्लोहेक्साइल, 1 2 डाइसाइक्लोहेक्साइल एथेन, IPC नेम भी हो गया। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के ओट्स रिएक्शन से ये फाइनल प्रोडक्ट है। कितना बेटा शानदार था, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह के कंपाउंड भी बन सकते हैं, नोट कर लीजिए आप। ये ओट्स रिएक्शन का हमने 4th एग्जाम्पल लिया। अभी मैंने वो जो डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड लेते हैं वो नहीं लिए। ओट्स रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, अभी उनके बारे में भी बात हमने नहीं किया है ना, कि क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। और सुनो 5वां एग्जाम्पल, ओट्स रिएक्शन का 5th एग्जाम्पल, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर का ही एग्जाम्पल है। मान लो बेटा आपने क्या किया, कुछ ऐसा किया, ऐसा क्वेश्चन आ चुका कई बार, कि आपने यहाँ Br लिखा, यहाँ पे आपने Cl लिखा और लगा दिया सोडियम और ड्राई ईथर, ठीक है ना। अब उसने क्या बनेगा, कुछ नहीं, मैकेनिज्म लगाओ, इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनाएगा, दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन, इंटरमॉलिक्यूलर है ना, एक ही मॉलिक्यूल तो है, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे
और भाई साहब कंबाइन करके ऐसा कंपाउंड बना देंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग तो आती है ना, ये कार्बन 3 डिग्री, ये कार्बन 3 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो, है ना, 1 1, याद आए कुछ, 1 1, बीच में कोई कार्बन नहीं, 0, और आगे क्या लिख देंगे ब्यूटेन। इसका मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड भी बना सकते हैं। ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन है। तुमने कहा सर हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तुमने कहा सर हम कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लेना चाह रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन आ गए ना, इसका मतलब ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर है। आपने सोडियम और ड्राई ईथर लगाया, और जैसे आपने सोडियम ड्राई ईथर लगाया, ये Cl हटेगा, यहाँ फ्री रेडिकल, ये Cl हटेगा, यहाँ फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल को आपस में कंबाइन करा दो। कंबाइन कराने के बाद बेटा ऐसा मॉलिक्यूल बन गया। आप समझ सकते हो ये कंपाउंड क्या है, स्पाइरो। इसका नाम क्या है, स्पाइरो 2,2 पेंटेन, 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर, तो इसका नाम क्या होगा, स्पाइरो 2,2 पेंटेन। तो इसका अंदर स्पाइरो भी बन सकता है, बाईसाइक्लो भी बन गया, और भी बहुत सारे बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में वुड्स रिएक्शन के और एग्जाम्पल बहुत सारे लेंगे, और एग्जाम्पल लेने के बाद क्या करेंगे, 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के इस्तेमाल करेंगे, 2 डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे। ये स्पाइरो कंपाउंड था, सर नीचे दिख ना रहा, है ना। 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे, और बहुत सारी लिमिटेशंस वगैरह बताएंगे। फिर वुड्स रिएक्शन के कुछ सब्सटीट्यूट होते हैं वो भी बताएंगे। फिर एल्केन बनाने के बाकी मेथड्स पे आएंगे। तो ये हमारा अपना केमिस्ट्री हाउस का यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास जो फ्यूचर वाले लेक्चर्स होंगे हमारे वो सब अपने आप आते रहेंगे, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी 6 एग्जाम्पल लिए, 7th एग्जाम्पल से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।